सभी को नमस्ते। मेरा पिछले वीडियोस में हमने विवाह और परिवार के अवधारणा का एनालिसिस कर लिया था। आज हम विवाह और परिवार में जो संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है, जिसे नातेदारी कहा जाता है, उसी का अध्ययन करेंगे। तो गुप्ता एंड शर्मा की बुक के अनुसार ही करेंगे। तो जो नातेदारी है वह अंग्रेजी के शब्द किनशिप का हिंदी रूपांतरण है और जिसका अर्थ है सगोत्रता, बंधुत्व और नातेदारी और स्वजन। और इसका हम परिभाषाओं के आधार पर और स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे फर्स्ट जो परिभाषा है चार्ल्स विनिक, इन्होंने क्या बोला है कि सगोत्रता या नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है, सगोत्रता व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित है। तो चार्ल्स विनिक ने क्या बोला है कि सगोत्रता में कौन से संबंध आएंगे? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है ना। यानी अगर उस संबंध को समाज स्वीकृत करता है तभी वो नातेदारी का भाग बन सकते हैं, और वह अनुमानित भी हो सकते हैं, वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो सकते हैं। अनुमानित का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ का अगर कोई बेटा नहीं है और अगर वो गोद लेते हैं तो वो उसका पुत्र कहलाएगा, तो अनुमानित है। फिर दूसरा ये है कि वास्तविक वंशावली, अगर उनका वाकई मतलब बच्चा जन्म लेता है तो वंशावली चलाता है, तो वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होता है। तो ये दो प्रकार के संबंध हैं। और चूंकि इसमें एक जो इम्पोर्टेंट शब्द है, चार्ल्स विनिक ने क्या बोला है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है ना। तो ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त की। अगर आप जैसे विवाह के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता की वैध संतान कहलाता है। मैंने इस परिभाषा को विवाह के टॉपिक में आप लोगों को बताया है। तो वैध संतान है इसलिए वो उसका पुत्र है। और चूंकि अगर शादी के बाद अगर किसी स्त्री को बच्चा होता है तो वैध संतान कहलाता है, और अगर उसके पहले ही वो बच्चे को जन्म देती है तो समाज उसको मान्यता नहीं देता है, तो उसका पुत्र नहीं कहलाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट शब्द है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध ही नातेदारी में आते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली पर से संबंधित होते हैं। फिर नेक्स्ट है रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। तो क्या बोल रहे हैं, सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। तो सामाजिक उद्देश्य जैसे कि संतान उत्पत्ति, ये भी एक सामाजिक उद्देश्य है। फिर उनका लालन पालन पोषण, ये भी एक सामाजिक उद्देश्य है ना। फिर यौन संबंधों की पूर्ति, ये भी एक सामाजिक उद्देश्य है। तो ये इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही नातेदारी व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये स्वीकृत वंश संबंध होते हैं। वंश संबंध क्योंकि वंशावली को ही चलाते हैं, और यही संबंध क्या परंपरागत संबंधों का एक आधार है, ठीक है ना। जो भी संबंध बनते जाते हैं वो जो पुराने संबंध है उसका आधार बनते जाते हैं। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार है। फिर है डॉक्टर रिवर्स के अनुसार, सगोत्रता बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित वर्णित की जा सकती है। तो ये भी सेम बोल रही है कि जो वंश व्यवस्था में जो भी संबंध पाए जाते हैं उन्हीं को ही नातेदारी कहते हैं। वंश व्यवस्था जैसे दादा दादी, उसके पश्चात उनके पुत्र, माता पिता, और फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, तो वो क्या वंशावली है। तो उन वंशावलियों में जो भी संबंध होते हैं, दादा दादी, फिर माता पिता, फिर पुत्र पुत्री, फिर उनके भी बच्चे, तो उन्हीं को नातेदारी कहा गया है। फिर लूसी मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इनका मतलब ये है कि जो जैविक शब्द मतलब जो कि अनुवांशिक गुण को लिए हुए हैं, यानी रक्त संबंधी है, उन्हीं को ही सामाजिक संबंध मतलब नातेदारी कहा गया है। फिर रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। तो ये भी बोलते हैं कि जो समान रक्त वाले व्यक्ति है वही नातेदारी का क्या अंग है। तो ये सब परिभाषा है, और इन सब परिभाषाओं से एक शब्द स्पष्ट होता है, जैसे यहाँ पर समरक्त लिखा गया,
जहाँ पर जैविकी संबंध, ये भी समरक्त से रिलेटेड है। वंशावली, सेम वंश संबंध और ये भी वंशावली। तो यही है कि उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सगोत्रता या नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध क्या वंशावली के आधार पर होता है, यानी वंश के आधार पर हम उससे क्या जुड़े रहते हैं। और दूसरी बात, ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति भी आवश्यक है। अगर समाज स्वीकृत नहीं करता है तो आपको नातेदारी का भाग नहीं बनाता। मैंने जैसे बताया कि अगर कोई महिला या स्त्री अगर विवाह नहीं करती और बच्चे को जन्म देती है तो समाज उसको स्वीकृत नहीं करता है, तो वो उसका पुत्र नहीं कहलाएगा। वैसे ही अगर आप शादी समाज की मान्यताओं के अकॉर्डिंग नहीं करते तो आप पति पत्नी नहीं कहलाते हो। तो यानी यहाँ पर समाज की स्वीकृति क्या आवश्यक है, तभी आप नातेदारी का अंग बन सकते हो। और दूसरी बात, अब मैंने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति का बच्चे नहीं होते हैं और अगर वो किसी बच्चे को गोद लेता है और वो समाज उसको मान्यता दे देता है तो वो उसका असली पुत्र कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं नातेदारी के प्रकार। तो नातेदारी के जो प्रकार है वो दो प्रकार के, एक तो समरक्त संबंध और दूसरा है वैवाहिक संबंध। तो समरक्त संबंध यानी वे संबंध जो कि रक्त संबंध से जुड़े हुए हो उसको हम समरक्त संबंध बोलते हैं। जैसे कि माता का पुत्र से, पिता का पुत्र से, यानी माता पिता और संतानों के बीच जो संबंध होता है समरक्त होता है, ठीक है ना। और समरक्त वही है कि संतानें माता पिता से जीन्स ग्रहण करती है। जीन्स मतलब अनुवांशिक गुण होते हैं, क्रोमोसोम्स साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है, वह उनमें स्थानांतरित होते हैं। तो ये भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं, तो ये समरक्त संबंध होते हैं। तो जैसे कोई एक व्यक्ति हो गया, उसके फिर माता पिता से जो संबंध होते हैं, भाई बहन से संबंध होते हैं, दादा दादी से जो संबंध होते हैं, तो ये जो सब संबंध होते हैं उसको बोलते हैं हम रक्त संबंध। जैसे हम यहाँ पर बताते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है तो उसका उसके माता पिता से संबंध होगा, वो भी रक्त संबंध होगा। फिर उसके भाई बहनों से संबंध होगा, वो भी रक्त संबंध होगा। चाचा से संबंध होगा तो भी रक्त संबंध होगा। बुआ से होगा तो भी रक्त संबंध होगा। ये तो पिता से संबंधित है। इसके अलावा अगर माता से रिलेशन है उसका तो इसलिए मामा से भी रक्त संबंध होगा और नाना नानी से भी होगा। तो ये सब क्या रक्त संबंधी है। फिर वैसे विवाह संबंध में, तो विवाह संबंध में क्या होता है, विवाह के बाद जो संबंध बनते हैं उसको हम विवाह संबंध बोलते हैं। जैसे कि सास ससुर के साथ संबंध, ननद के साथ संबंध, ठीक है ना। वैसे जीजा साली का जो संबंध होता है ये वैवाहिक संबंध होता है। तो ये सब देवर भाभी का संबंध, ठीक है ना, मामी भांजा का संबंध, भतीजा फूफा का संबंध, तो ये सब क्या है, वैवाहिक संबंध होते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रकार हैं, एक तो समरक्त संबंध रक्त संबंधियों से जुड़े होते हैं और वैवाहिक संबंध। अब हम नातेदारी की श्रेणियां देख लेते हैं। तो मर्डोक जो एक समाजशास्त्री है उन्होंने नातेदारी की 3 श्रेणियां बताई। एक तो प्राथमिक संबंध, द्वितीयक संबंध और तृतीयक संबंध। तो प्राथमिक संबंध क्या होते हैं, प्राइमरी रिलेटिव्स, वे व्यक्ति जिससे हमारा क्या सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, उनको हम प्राथमिक संबंध बोलते हैं। जैसे माता पुत्र का डायरेक्ट संबंध होता है इसलिए प्राथमिक होते हैं, ठीक है। पिता पुत्र भी प्राथमिक होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होता है।
माता पुत्री का, भाई भाई में, भाई बहन में भी, बहन बहन में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। वैसे ही पति पत्नी में भी डायरेक्ट संबंध होता है। तो ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक संबंध होते हैं। और इसके जो प्रकार बताए हैं मर्डॉक ने 8 प्रकार के बताए हैं। तो द्वितीयक संबंधी वे हैं जो कि उपयुक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंध होते हैं। मतलब जिनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, उनके संबंधी को हम द्वितीयक संबंध कहते हैं। जैसे इसमें माता पिता संतानों इनके बीच क्या डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये प्राथमिक संबंध है। फिर जैसे पिता के पिता संतान के क्या कहलाते हैं? दादा, तो ये क्या हो गया? द्वितीयक संबंध। वैसे ही माता के पिता माता, तो वो हमारे नाना नानी कहलाएंगे, तो वो क्या है? द्वितीयक संबंध। तो द्वितीयक संबंध। वैसे ही माता का अगर भाई, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मामा। पिता का अगर कोई भाई, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? चाचा। तो ये क्या है? द्वितीयक संबंध। तो इस प्रकार की जो संख्या है मर्डॉक ने कितनी बताई? 33 प्रकार के द्वितीय संबंधों का उल्लेख किया है। फिर है तृतीयक संबंध। तो तृतीयक संबंध मतलब द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंध, मतलब जिनसे हमारा द्वितीयक रिलेशन होता है, उनके डायरेक्ट रिलेशन जिनसे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? तृतीयक संबंध। तो इस प्रकार के जो मर्डॉक ने 151 प्रकार के बताए हैं। जैसे ये प्राथमिक संबंध हो गए। फिर इनकी जो संतानें जन्म लेती है, ठीक है ना, उनके जो पिता होते हैं, पिता के पिता से, वो तृतीयक संबंध कहलाएगा। किसने? परदादा, ठीक है ना। तो ये जो दादा है आपके क्या द्वितीयक संबंध है, और इनके जो पिता है वो आपकी संतान के क्या? तृतीयक संबंध कहलाएंगे। तो ये तृतीयक संबंध है। वैसे ही जो आपके मामा हैं उनकी अगर शादी हो जाती है, तो जो मामी होती है, ठीक है ना, वो आपकी क्या है? तृतीयक संबंध, मामा भांजी का संबंध, ठीक है ना। वैसे ही आपके जो चाचा है, जो पिता के भाई है, उनकी शादी हो जाती है, तो आपकी चाची, तो चाची भतीजी या भतीजा, तो क्या? तृतीयक संबंध। तो इस प्रकार के जो तृतीयक संबंध है वो मर्डॉक ने कितने बताए? 151 प्रकार के। तो यही है, आज हमने नातेदारी के लगभग अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, समरक्त संबंध, विवाह संबंध देख लिए हैं। फिर इसकी श्रेणियां जो मर्डॉक ने बताई है 3 प्रकार: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। धन्यवाद सभी को।